हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बच्चों इस क्लास में आज के इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 में हम लोग कूलॉम्स के नियम पढ़ेंगे और टॉपिक नंबर 2 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कूलॉम्स की सीमाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, कूलॉम्स का नियम। कूलॉम्स का नियम के अनुसार क्या होता है देखेंगे बाद में। सबसे पहले कुछ इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें होती वो समझ लेते हैं। बच्चों यह जो नियम होता है यह सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। अब बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ, ये मतलब ऐसा आवेश हो जो पॉइंट चार्ज की तरह एक बिंदु की तरह दिखे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा से बड़ा आवेश हो उसके लिए लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो नियम है सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, ये ध्यान में रखना। छोटे छोटे आवेशों के लिए लागू होता है। मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक Q1 आवेश है और यहाँ पे Q2 आवेश है। अगर इन आवेशों के बीच की दूरी हम R मान लिए हैं तो बच्चों होगा ये कि यहाँ पे जो एक बल लगेगा F21, मतलब क्या होगा, मतलब इस Q2 आवेश के कारण पहले आवेश पर कोई एक बल लगेगा जिसे हम F12 बोलेंगे, और यहाँ पे बच्चों इस Q1 चार्ज के कारण, Q1 आवेश के कारण दूसरे पर बल लगेगा जिसे हम F21 बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया हूँ, F12 का मतलब क्या होता है, पहले पर बल दूसरे के द्वारा। यानी F21 का मतलब क्या हुआ बच्चों, पहले पर बल, यानी इस आवेश पर बल इस दूसरे आवेश के कारण। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दूसरे पर बल पहले के द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोग बच्चों इतना बातें समझ में आ गई है। तो देखते हैं बच्चों, अब इनका जो परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, फोर्स 12 बराबर फोर्स 21, इनका जो मैग्नीट्यूड, इस मोड बोलते हैं जिसे हम परिमाण बोलते हैं, आपस में बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देखना, देखो बच्चों, अब इसके द्वारा इधर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस Q1 के कारण इस डायरेक्शन में बल लग रहा है। मतलब क्या, इनकी जो दिशा होती है अपोजिट होती है। एक की दिशा उत्तर होगी, नॉर्थ की साइड में होगी, तो दूसरी की दिशा साउथ की साइड में होगी, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये वर्क करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो बल होगा, इनका जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। बच्चों परिमाण तो बराबर होगा लेकिन इसकी दिशा एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसलिए इसके आगे एक माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है, जो वेक्टर का रूल बताता है कि माइनस चिन्ह लगा देने से इनकी डायरेक्शन अपोजिट मानी जाती है। आई होप बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों अब मान लेते हैं इसके द्वारा जो बल लग रहा है Q2 के कारण Q1 पर और Q1 के कारण Q2 पर। अब इनके परिमाण को हम F मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि इन दोनों का जो परिमाण होता है बराबर होता है। अब इस F का नाम हम देते हैं वैद्युत बल। हालांकि इसका जो बच्चों काम होगा, इसका बल, इस बल का जो काम होगा वैद्युत बल का, दो तरह से काम होगा। कभी कभी एक दूसरे को खींचने का भी काम करेगा और कभी कभी एक दूसरे से दूर भागने का भी काम करेगा। अब ये चीज़ तो हम लोग क्लास नंबर 2 में हम लोग लर्न कर चुके हैं कि लाइक चार्ज जो होता है ना, समान चार्ज क्या करता है बच्चों, समान जो आवेश होता है, समान आवेश का मतलब क्या बच्चों, पॉजिटिव या निगेटिव। अब इनके बीच क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। हाँ, प्रतिकर्षण की प्रक्रिया होती है। और जो असमान आवेश होता है, जैसे मान लो एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरे के पास निगेटिव चार्ज हो, तो बच्चों ये असमान आवेश के बीच क्या होता है, असमान आवेशों के बीच आकर्षण की प्रक्रिया होता है।
अब बच्चों यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैं ये नहीं लिखा हूँ कि आकर्षण की प्रक्रिया होगा कि विकर्षण की प्रक्रिया होगा। यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज दिया हूँ ना निगेटिव चार्ज दिया हूँ। अब ऐसे हम Q1 और Q2 मानकर सीख लिए हम लोग। अब इनके पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से अनुमान लगाएंगे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे कि ये एक दूसरे को खींचने का काम करेगी यानी आकर्षण का काम करेगी कि प्रतिकर्षण की काम करेगी। आई होप बच्चों यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। बच्चों अब कुलॉम्स जो थे, कुलॉम नामक जो वैज्ञानिक थे, अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे यानी अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे 2 नियम दिया था। अब मेनली वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ऑन बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी प्रकार का कोई भी लॉ जो आता है वो एक्सपेरिमेंटली बेस होता है, उसे हम प्रूव कर नहीं सकते हैं। जो वैज्ञानिक लाते हैं जो नियम वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के बेस पर वो लाते हैं। तो उन्होंने 2 नियम दिया था कुलॉम्स ने। तो पहला नियम वैद्युत जो बल होगा, अभी मैं बताया F जो बल होगा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये दोनों जो आवेश है इनके गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी F जो ये होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी इसके प्रोडक्ट के क्या होगा बच्चों, ये समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती होगा। इन्होंने ये पहला नियम दिया था। दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया था कि ये दोनों जो आवेश है इनकी जो बीच की दूरी जो r हम लोग मान करके रखे हैं, इनकी जो बीच की जो दूरी होती है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 1/वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बच्चे होता है 1/r, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ लीजिए ये r का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये r का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ये F का मान उससे दुगुना तेजी से स्क्वायर के रूप में घटेगा। समझ में आ रहा है बच्चों। और यहाँ पे ये समानुपाती का मतलब क्या है, और Q1 और Q2 यानी आवेश जितना बड़ा होगा हमारा जो फोर्स होगा बच्चों, फोर्स उतना ही बड़ा लगेगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा, उतना ही प्रबल लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों लॉ को हम इकट्ठे अगर लिखना चाहें तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r²। बच्चों अब हमें पता है कि ये जहाँ भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब भी ये बच्चों हमें पता है ये जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो F बराबर क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 बटे r²। अब बच्चों यहाँ अब यहाँ पे जो K है, K क्या है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम K को बोलते हैं विद्युतशीलता। स्थिरांक एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका कुछ वैल्यू इस K का वैल्यू इतना होता है बच्चों, K बराबर 1/4πε0 होता है और इनका वैल्यू होता है तकरीबन लगभग ये वैल्यू है 9 × 10⁹। अब इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कैसे ये कहाँ से कैसे आता है और इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये हमारा है कूलॉम्स का नियम। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। हो गया बच्चों, आज का हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है कूलॉम्स के नियम की सीमाएं। तो बच्चों मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया, स्टार्टिंग में ही, कि कूलॉम्स का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, कोई बड़ी से बड़ी चार्ज के लिए लागू होता नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। स्थिर आवेश का मतलब होता है स्टेशनरी,
चार्ज। बच्चों ये स्टेशनरी जो चार्ज है इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। स्थिर आवेश का मतलब इस रूल में क्या मतलब है। मान लो दो कोई जो आवेश था हमारा, एक Q1 आवेश था और एक Q2 आवेश था, इनके बीच की दूरी r था। अब ये दोनों जो आवेश है इन्होंने बोला है स्थिर आवेश यानी स्टेशनरी चार्ज। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं अगर Q1 हमारा रेस्ट में हो और Q2 भी रेस्ट में हो, तब ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर Q1 रेस्ट में हो और Q2 भी रेस्ट में हो तो ये नियम इम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा कंडीशन होता है इसका, अगर Q1 मोशन में है और Q2 भी मोशन में हो। बच्चों अगर Q1 मोशन में हो यानी पहला आवेश ये भी मोशन गति कर रहा हो और दूसरा भी गति कर रहा हो, तो बच्चों ये इसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। तीसरा जो इसका होता है, अगर Q1 मोशन में हो और Q2 रेस्ट में हो, तब भी ये बच्चों इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये कूलॉम्स का नियम। तो स्टेशनरी चार्ज का मतलब यही हुआ, यानी ये तब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये तब लागू नहीं होगा यदि हमारा Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों का दोनों मोशन में हो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया। बस एग्जाम में आपको ये जस्ट यही चीज़ लिखना पड़ेगा कि यह सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। बच्चों यदि इनके बीच की दूरी जो r है, यदि ये 10 के पावर -15 से कम हो, इनके बीच की दूरी 10 के पावर -15 से कम हो, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी ये इनकी जो बीच की दूरी होती है बहुत कम होती है बच्चों, बहुत कम होती है, क्योंकि ये बिंदु आवेश मतलब एक बहुत पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। आई होप आप लोग बच्चों यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है।